गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स समान अध्ययन बीपीएससी ट्रिक 4.0 और 5.0 के लिए दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का जितना सारा जीएस पूछा गया दोस्तों अभी तक में प्रीवियस ईयर में 1.0, 2.0, 3.0 और 3.0 री एग्जाम तक का क्वेश्चन दोस्तों हम पूरा इसमें कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे इसमें हिस्ट्री खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी भी खत्म हो चुका है, ये जनसंख्या नगरीकरण खत्म हो चुका है, पर्यावरण एवं परिस्थिति खत्म हो चुका है, पॉलिटी खत्म हो चुका है दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स अब भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहा दोस्तों हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट का पहला क्वेश्चन इसमें है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए फिर इसमें सिर्फ ऑप्शन हमारा ए सही होगा। महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोष से घटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुँच गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंकड़ा पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, लेटेस्ट ये वित्तीय वर्ष का रहता तो हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हमारा ये सही होगा। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ब्याज भुगतान पता, व्यय जो होता है ये एक्सपेंस, ये ब्याज भुगतान पर होता है। सोल्यूशन देखिए इसका, गैर योजनागत व्यय सरकार द्वारा गैर उत्पादक क्षेत्रों जैसे वेतन, सब्सिडी, ऋण और ब्याज पेंशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण पर खर्च की जाने वाली राशि है। गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने में खर्च होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में ब्याज भुगतान पर किए जाने वाली खर्च की राशि 10,79,971 करोड़ है, जो कुल व्यय का दोस्तों 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 नंबर सही होगा दोस्तों, केवल 4। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में समग्र गिरावट आई है। हालांकि अंतर्वाह इनफ्लो पूर्व महामारी के स्तर से काफ़ी ऊपर रहा, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों से प्रेरित था, जिसमें भारत दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक बना। अंकटाट की यूएनसीटीडी अंकटाट की विश्व निवेश रिपोर्ट ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया है। और आगे देखिए दोस्तों, ये हमारा पिछले साल का ही दोस्तों, ये सब 2023 का है। नेक्स्ट देखिए, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। 2 में दोस्तों यहाँ पे, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 20 का देखिए 1 और 3, एक हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर में CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जबकि पायलट चरण के लिए यह 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी। यह योजना ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति व स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब सतत संचालन संदर्भ स्टेशन नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 2 और 3 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 देखिए यहाँ पे। इस योजना में आवेदकों को 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई। यह योजना घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने को और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। और देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा हो गया फ्रेंड्स कि देखिए इसका उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। 2 और 3 इसमें सही है। 2 में देखिए 2 में इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। 3 नंबर में है यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, याद रखिएगा। और मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका 1929 ईस्वी के प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा। महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात में 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किसानों, काश्तकारों पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लस्टर आधारित गाँवों के विकास की योजना का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूबन मिशन का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूबन मिशन का था ये। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन है। इस मिशन को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इस मिशन के अंतर्गत 14 वांछित घटकों की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट देखिए, कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना इसका देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में देखिए कपड़ा है, उत्पत्ति है। ठीक है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसका ये लिनेन देखिए दोस्तों, ये सना का पौधा होता है। लिनेन जो है कपड़ा, ये सन के पौधा से उत्पत्ति होती है दोस्तों लिनेन का। जटाकायर ये दोस्तों नारियल के पौधा से उत्पत्ति होता है दोस्तों इसका, जटाकायर का। मुहायर दोस्तों ये अंगोरा बकरी से उत्पन्न होता है। मुहायर अंगोरा बकरी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दोस्तों डाउन ये बत्तख और गीज के पंख से निकलता है। डाउन बत्तख और गीज के पंख से ये निकलता है। अब सोल्यूशन देखिए इसका, सूची फर्स्ट कपड़ा और सेकंड है उत्पत्ति। तो लिनेन सन के पौधा से, जटाकायर नारियल के पौधा से, मुहायर अंगोरा बकरी से और डाउन बत्तख की गीज के पंख से निकलता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स लिनेन जो क्या होता है फ्रेंड्स, लिनेन ये सन का पौधा है फ्रेंड्स। लिनेन जो है सन के पौधा से उत्पत्ति होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जटाकायर नारियल के पौधा से उत्पत्ति होता है और मुहायर ये अंगोरा बकरी से ये उत्पन्न होता है। और ये डाउन जो है दोस्तों बत्तख के गीज के पंख से दोस्तों ये कपड़ा बनता है, याद रखिएगा। डाउन बत्तख के गीज के पंख से ये कपड़ा बनता है। देखिए नेक्स्ट है मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। देखिए दोस्तों भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है दोस्तों। तो ये 2000 रुपये के नोट के दोस्तों पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है। सो देखिए फ्रेंड्स भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मंगलयान का चित्र मुद्रित है। वही 50 रुपये में हम्पी, 50 के रुपये के पीछे में हम्पी है दोस्तों। और 100 रुपये में रानी की बाव है। 100 में रानी का बाव, 100 में याद रखिएगा रानी बाव। 50 में 50 हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं हम्पी का चित्र है दोस्तों। हम्पी का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे हम्पी का है दोस्तों। 50 में हम्पी,
100 में है आपका रानी का बाव, और उसके बाद 500 के नोट पे लाल किला मुद्रित है, और 10 रुपये के नोट पे दोस्तों कोणार्क का मंदिर है। दोस्तों आप लोग ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फर्स्ट है दोस्तों, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सेकंड है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। ठीक है, एक हो गया दोस्तों सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सेकंड हो गया औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। थर्ड हो गया कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। चौथा है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। पहला तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सेकंड हो गया औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा हो गया कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, और चौथा हो गया घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। चौथा। अब देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। मुद्रास्फीति जनित मंदी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि साइमल्टेनियस इंक्रीज और आर्थिक विकास में ठहराव होता है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है और मुद्रास्फीति का कीमत स्तर ऊंचा रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे कीमतें बढ़ती और मुद्रास्फीति का कारण बनती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं। आर्थिक उत्पादन में गिरावट से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से आर्थिक विकास में गिरावट आती है, इससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, केवल 4। देखिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBDI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए फ्रेंड इसका सॉल्यूशन, दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। देखिए दोस्तों इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 सही होगा फ्रेंड्स। दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला देखिए यहाँ पे इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। दिवाला इंसॉल्वेंसी एक अवस्था है जिसमें दिवालियापन बैंकरप्ट एक निष्कर्ष है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला यहाँ पे इससे तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। दिवाला इंसॉल्वेंसी एक अवस्था है जिसमें जबकि दिवालियापन बैंकरप्टी एक निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FIR में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए उपयुक्त में से सभी इसमें शामिल होगा। एक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, 2 हो गया सोना, थर्ड हो गया विशेष आहरण अधिकार SDR और चौथा हो गया आरक्षित किस्त स्थिति। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार FDR, आरक्षित किस्त स्थिति। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति IMF शामिल है। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि
निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता फ्रेंड्स? तो देखिए सिंघाड़ा, कमल, मखाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही होगा दोस्तों। यहाँ पर इस सभी को हम लोग मतलब पानी में उगाया जा सकता है, नदी में दोस्तों। देखिए फिर दिए गए विकल्पों सिंघाड़ा, कमल तथा मखाना नदी में उगाया जाता है, अतः दिए गए विकल्पों में से कोई उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है दोस्तों, तो 2027 तक। ऑप्शन नंबर भी सही है दोस्तों। अटल भूजल योजना अटल जल को 25 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया। इसमें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50 की है। इसके लिए 6000 करोड़ का वित्त आवंटन किया गया। इस योजना की समयावधि वर्ष 2020 से 25 तक थी, किंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण योजना की समयावधि बढ़ाकर वर्ष 2027 तक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान सर्वाधिक बाजरा उत्पन्न करता है। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में से राजस्थान कुल उत्पादन का लगभग 45% 42.81 लाख टन 2023-24 उत्पादन हुआ है। बाजरा का उत्पादन लगभग देश के सभी राज्यों में किया जाता है, लेकिन देश के सिर्फ 7 राज्य क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश 85% बाजरे का उत्पादन करते हैं। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसे मानव और पशु दोनों के लिए उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोल्यूशन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः कर्नाटक, राजस्थान है 8.3 मिलियन टन, कर्नाटक 7.61 मिलियन टन और मध्य प्रदेश 5.49 मिलियन टन है। देखिए दोस्तों, और याद रखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा मोटा अनाज सबसे बड़ा उत्पादक ये राजस्थान हो गया। और कौन सा सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान ही है दोस्तों, और ये सब याद रखिएगा। और केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समाप्ति 2027 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, विविध में देखिए फ्रेंड्स, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ था दोस्तों? भारत वर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1991 के पश्चात भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न से किस वर्ष प्रारंभ था? तो ये 1991 के पश्चात ये प्रारंभ था। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण नीति 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक रणनीतियों में सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप से है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुक्त बनाना और निजी एवं विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना है। 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यानों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, क्लास श्वाब सही होगा दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो ये क्लास श्वाब। सॉल्यूशन इसका दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब है। इन्होंने वर्ष 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की। इसकी 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस में आयोजित की गई। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्लास श्वाब। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। देखिए, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ये गलत है। देखिए, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। ये दोनों सही होगा दोस्तों। ठीक है,
सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, आर्थिक सुधार अवधि में भारत पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार किया। कुल जीडीपी के अनुपात के रूप में वस्तु और सेवा व्यापार वर्ष 1990 के 17.2% से बढ़कर वर्ष 2000 में 30.6% तथा वर्ष 2021 में 46% एवं 2022 की पहली छमाही में 50% हो गया है। पिछले दशक के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आया है। भारत की सकल एफडीआई वित्त वर्ष 2005 से 14 के दौरान जीडीपी के 2.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 से 22 में 2.6% हो गया है। वित्त वर्ष 2022 में 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। वर्ष 1990-91 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि दर जहां 9.2 थी, वहीं 2001 से 2001 तक तथा 2018 से 19 में क्रमशः 20% तथा 8.8% की, जबकि इसकी अवधि में आयात में प्रतिशत वृद्धि दर क्रमशः 13.5, 0.5, 10.4% रही। इस प्रकार इन अवधियों में आयात एवं निर्यात की वृद्धि दर घटती बढ़ती रही। इसी वर्ष 2021 में जहां विश्व पान और सेवा निर्यात निष्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.2% रही है, इसके आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.7% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो 1956 में ये अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1956 में ये अपनाया गया था। देखिए, औद्योगिक नीति के संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। इससे पहली औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया था। इस नीति की विशेषताएं इस प्रकार थी। उद्योगों का नया वर्गीकरण। औद्योगिक नीति संकल्प ये 1956 में अपनाया गया था। इस नीति को विशेषताएं इस प्रकार थी। देखिए, औद्योगिक नीति के संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। इससे पहली औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया था। इस नीति की विशेषताएं इस प्रकार थी। उद्योगों का नया वर्गीकरण, निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमताओं को दर का विकास प्राप्त करना, श्रम कल्याण। नेक्स्ट, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। क्या सक्षम बनाती है? तो डी नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को ये बढ़ाती है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, मानव पूंजी निर्माण शब्द का तात्पर्य देश की जनसंख्या के बीच क्षमताओं और कौशल के विकास से है। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को मानव पूंजी निर्माण को प्रस्तुत करता है। मानव पूंजी निर्माण मनुष्य में निवेश और एक रचनात्मकता और उत्पादक संसाधन के रूप में उसके विकास से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सभी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी उपयुक्त में से सभी सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। यह कस्टम एजेंसियों के उत्पाद नियम और शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वृद्धि व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों को जिन्हें वृद्धावस्था में पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था। सॉल्यूशन देखिए इसका, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। और एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल
स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था दोस्तों? तो याद रखिएगा 32% का अंशदान था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन इसका, एंगस मेडिसिन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप एवं विश्लेषण के विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स में कहा कि प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% थी तथा 1000 ईस्वी में 28% तथा 17वीं शताब्दी में 24% थी। अब देखिए दोस्तों, हमारा इकोनॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अब जो बच गया दोस्तों ये साइंस, ये साइंस दोस्तों हम कल के सेशन में दोस्तों करेंगे। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को आप लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।